नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम 9th क्लास का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल टॉपिक जो हमारा चल रहा है प्रीवियस क्लास से, जिसमें हमने अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सभी टॉपिक्स क्लियर किए हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोटिन धागे पाए जाते हैं और यहाँ पर जो कुछ लिक्विड भरा रहता है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है। डबल लेयर्ड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे कवर्ड रहेगा। बीच बीच में कुछ यहाँ पर पोर होते हैं, प्रेजेंट पोर होते हैं, जिससे कुछ जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करते हैं और इससे आउट भी होकर सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोपोर होते हैं, है ना। तो यहाँ से ये कुछ जो एसेंशियल इसके न्यूक्लियस के कुछ केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो बाहर भी निकलते हैं और अंदर भी प्रवेश करते हैं। जैसे जब डीएनए यहाँ पर तैयार होता है, डीएनए के बाद डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की रिएक्शंस के बाद, तो जो आरएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में आरएनए भी आता है। तो साइटोप्लाज्म में जब आरएनए आएगा तो यहाँ से ही होके ये बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह का ये गोल स्ट्रक्चर होता है और यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वैसे ही बिखरे रहते हैं चारों तरफ से, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहते, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पूरी तरह से एब्सेंट हो। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। अब बात आती है, जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज ऑर्गेनेल्स है। हमारी जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर कई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स इत्यादि। तो इनमें सबसे बड़ा जो रहता है ऑर्गेनेल्स वो न्यूक्लियस होता है और सेकंड नंबर पे आता है क्लोरोप्लास्ट। अब largest living organelles of the cell, it is the called brain। दूसरी चीज ये है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी सेल के ऊपर कमांड करने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन इसको कहते हैं, सेल का जो ब्रेन अगर इस तरह से आता है, सेल ब्रेन कौन होता है, तो वो हम न्यूक्लियस को कॉल करते हैं। इसके बाद इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट जो हुए थे, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 के अंदर। आगे इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही इसको न्यूक्लियस को फाउंड किया जाता है। आगे है यूजली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वन सेल। मोस्टली वन, जितने भी एनिमल होते हैं उनकी एक सेल के अंदर केवल एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं कुछ के अंदर, जैसे जो हमारी बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर, कुछ फंजाई एल्गी के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एक सीमित सेल होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, जिसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ जो फंजाई है या एल्गी है, इसको हम सिनोसाइटिक सेल बोलते हैं। ओके, इसके बाद आता है इसके बाद जब हम सेल डिवीजन की जो इंटरफेज स्टेज आती है, उस इंटरफेज स्टेज में जो न्यूक्लियस है ये इसकी चार स्पष्ट, क्योंकि उसका साइज लार्ज हो जाता है इंटरफेज स्टेज में, तो हमको चार अलग अलग यहाँ पर जो इसके न्यूक्लियस के जो अलग अलग पार्ट हैं वो दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियोलस और चौथा होता है क्रोमोटिन। इसमें स्पष्ट मैंने बनाया हुआ है, जैसे ये धागे बनाए हुए हैं, जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रोमोटिन। क्रोमोटिन धागे होते हैं और ये क्रोमोटिन जो धागे होते हैं इनमें ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये होता है। और जो क्रोमोसोम्स का एक मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाया हुआ है, इस तरह का ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर ये क्रोमेटिन धागों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इसके बाद जो ये डॉट 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 करके इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और ये क्रोमेटिन हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन भी बोल सकते हैं इसको। बाहर एक लेयर रहती है, जो लेयर कवर्ड रहती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर कुछ छिद्र दिखाई देते हैं, इस छिद्र को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और इन सब के अलावा एक यहां पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक केंद्रक होता है, केंद्रिका कहते हैं उसको, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, तो वो भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये चार पार्ट्स इसके न्यूक्लियस के स्पष्ट दिखाई देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे मिलते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें डीएनए और आरएनए मैन्युफैक्चर होता है। अब इसके बाद आता है फंक्शन, जो इसके मेन फंक्शन होते हैं, इसके न्यूक्लियस के फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। इट इज कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द इन द सेल। जो हमारी सेल होती है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो इट इज कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। दूसरा है इट फॉर्म ऑल टाइप ऑफ आरएनए। ये जो न्यूक्लियस होता है यहां से डीएनए, मैंने बताया डीएनए का जो मैन्युफैक्चर होगा वो तो रिप्लिकेशन के बाद द्वारा हो जाएगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए मैन्युफैक्चर हो जाएगा। लेकिन डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन, एक डीएनए से दूसरा आरएनए तैयार होना, आरएनए तैयार होना, क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को, आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों जो हैं वो इस क्रोमेटिन धागे से तैयार होते हैं, डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया इट फॉर्म ऑल टाइप ऑफ आरएनए। तो आरएनए जो होता है वो हमारी बॉडी में तीन तरह का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तीन तरह का आरएनए होता है। तो ये तीनों तरह का जो आरएनए होता है वो इसके द्वारा यहीं से तैयार होता है। कहां से, ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं इनसे डीएनए में से आरएनए जो है वो तैयार होता है। नेक्स्ट है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियस होता है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, सेल डिवीजन के अंदर। जब एक सेल से दो सेल तैयार होती है, जैसे एक सेल है और इससे दो सेल्स तैयार होंगी, बीच में यहाँ पे पहले डिवाइडेशन हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं इसको। तो एक सेल यहाँ पे भी न्यूक्लियस बना हुआ है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद एक सेल से दो सेल्स तैयार हो जाएंगी। तो ये पेरेंट सेल है और ये चाइल्ड सेल्स। तो एक सेल से दो सेल्स जब बनती हैं, सेल डिवीजन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है। जब आपने देखा होगा कोई बच्चा छोटा होता है और धीमे धीमे करके वो ग्रो कर जाता है, तो वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसके अंदर वृद्धि हो रही है। या कोई प्लांट है, छोटा प्लांट है, और कुछ समय बाद आप देखना वो धीमे धीमे करके बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सेल है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से लगातार डिवाइडेशन होता है। मियोसिस और माइटोसिस दो तरह का सेल डिवीजन होता है, जो हम आगे किसी टॉपिक के अंदर लेंगे, आगे है आपके इसमें सेल डिवीजन। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एक सेल से दो सेल्स बनना। दूसरा नेक्स्ट है इसके बाद, द क्रोमोसोम्स एंड जीन विच हैव जेनेटिक कैरेक्टर एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्रोमोसोम्स, इस जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स और जीन, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स और जीन को वो ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये जाता है तो उसको पहुंचाने का काम न्यूक्लियस ही करता है, क्योंकि यहीं पर ये प्रेजेंट होता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पहुंचाने की में जो जेनेटिक मटेरियल इसका होता है, डीएनए
या उसको हम क्रोमोसोम्स या फिर जीन भी बोल सकते हैं, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचता है। तो इस तरह से ये इसके कुछ फंक्शन हो गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, और एक एक करके आपको ये सभी जो ऑर्गन है ऑर्गेनेल्स है ये स्टडी करना है, और उनके डायग्राम भी आपको बनाना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करो। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस होगा। इसके बाद अगला आपका आता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, या इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अभी। तो ये नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेल प्लास्टिड, इससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में चर्चा की। प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल्स के अंदर अवेलेबल होता है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होता। अब जो प्लास्टिड होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट होते हैं मोस्टली सभी ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनमें दूसरे कलर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कहाँ देखे हैं आपने, फ्लावर के अंदर देखे होंगे, फ्रूट के अंदर देखे होंगे, है ना। उसके अंदर फ्रूट के अंदर जो मटेरियल भरा होता है, जो स्टार्च रहता है, या उसके अंदर दूसरा कोई कलर होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट कलर आपको दिखाई देते हैं। अब ये डिफरेंट जो कलर दिखाई देते हैं, तो इन कलर को हम प्लास्टिड, सभी को सम्मिलित रूप से हम प्लास्टिड बोल देते हैं। तो प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड इज द लार्जेस्ट बट स्मॉलर देन न्यूक्लियस। सबसे बड़ा होता है और लेकिन न्यूक्लियस से छोटा होता है। जो ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, वो सबसे बड़ा होता है लेकिन न्यूक्लियस से छोटा होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स में भी कुछ यूग्लिना, जैसे आपने यूग्लिना देखा होगा, वहां पे भी कुछ प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर। तो ये एक अपवाद होता है, लेकिन मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर ही ये प्लास्टिड अवेलेबल होते हैं। इसके बाद डिस्कवर्ड बाय प्लास्टिड ई हीकल 1865, ई हीकल ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1865 में, इसको प्लास्टिड को। अब ये बात आती है कि प्लास्टिड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। आपने ग्रीन कलर भी देखा होगा, रेड भी देखा होगा, ऑरेंज भी देखा होगा, तो ये सभी प्लास्टिड होता है प्लांट के अंदर। इसको हम क्लासिफाई तीन तरह से करते हैं, इसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड नंबर पे आता है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड नंबर पे आता है क्लोरोप्लास्ट। आपने मोस्टली क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, सुना है। तो यहाँ पर तीन तरह का प्लास्टिड होता है। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं प्लास्टिड। ओके। अब यहां पर जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है, कैसे हम पहचानेंगे प्लांट के अंदर। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड है ये कलरलेस होता है। पहला ये देखने को मिलेगा आपको, कोई भी उसके अंदर कलर नहीं दिखाई देगा। अब बात आती है कलर अगर नहीं है तो फिर हमको क्या दिखाई देगा। जैसे आपने देखा होगा पोटैटो के अंदर जो खाने वाला मटेरियल होता है, स्टार्च होता है, वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। बहुत से फ्रूट होते हैं, केला है, केले के अंदर जो खाने वाला पोर्शन है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो ऐसे ही जितने भी फ्रूट होते हैं उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो सब कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, या कह सकते हैं व्हाइट कलर का होता है। ओके। तो ये जो है कलरलेस वाला जो पार्ट है वो सब हम ल्यूकोप्लास्ट के अंदर उसको करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड फूड मटेरियल के अंदर होता है। अब ये ल्यूकोप्लास्ट भी दो तरह का होता है, फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये होता है स्टार्च के अंदर, जहां भी स्टार्च होता है, जैसे पोटैटो के अंदर। दूसरा इलियोप्लास्ट जो होता है, इलियोप्लास्ट किसके अंदर होता है, दे स्टोर फैट एंड सीड कोकोनट। बहुत से सीड जो होते हैं उनके अंदर भी ल्यूकोप्लास्ट होगा। और मोस्टली नारियल के अंदर जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, इलियोप्लास्ट वाला, इलियोप्लास्ट बोलते हैं। वो भी व्हाइट होता है, देखने में व्हाइट दिखाई देता है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ओके।
अब आती है बात क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट वाला जो पोर्शन है या कलर है क्रोमोप्लास्ट, ये डिफरेंट कलर में प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये सभी कलर आपको कहां देखने को मिलते हैं? एक तो फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे, दूसरा फ्रूट का जो ऊपर वाला कलर होगा, जब फ्रूट पक जाएगा, जैसे टोमेटो पक जाता है तो कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखाई देता है। किसके कारण? लाइकोपिन प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो इस तरह का जो डिफरेंट कलर जो दिखाई देते हैं हमको प्लांट के अंदर, फ्रूट में या फ्लावर में, तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो दे आर वेरियस कलर एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलर होते हैं फ्रूट के अंदर और फ्लावर के अंदर, वो सब कैसे होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ओके, तो ये फ्लावर और फ्रूट के अंदर मिलता है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा क्लासिफाई किया हुआ है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये भी कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले है लाइकोपिन, जैसे मैंने बताया टमाटो के अंदर होता है रेड और ऑरेंज। ऑरेंज जो रेड कलर होता है वो जहां भी आपको देखने को मिलेगा उसमें लाइकोपिन होता है। ओके, दूसरा है हेमेटोक्रोम। हेमेटोक्रोम जो होता है वो ब्लड रेड, ब्लड जैसा, रक्त जैसा जो रेड कलर होगा वो किसमें होगा? हेमेटोक्रोम के अंदर होगा। ओके, ऐसे ये फाइकोइरिथ्रिन, ये लाइट रेड जो कलर होगा, जहां भी किसी फ्लावर के अंदर या फ्रूट के अंदर लाइट रेड कलर जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फाइकोइरिथ्रिन। ऐसे ही होता है फाइकोसाइनिन, जहां पर भी ब्लू कलर होगा वहां पर फाइकोसाइनिन होगा, तो फाइकोसाइनिन होगा ब्लू कलर में। ऐसे ये जेंथोफिल जेंथोफिल येलो और ब्राउन जो कलर होगा वहां पर जेंथोफिल होगा, जेंथोफिल। तो इस तरह से इस क्रोमोप्लास्ट को हम इतने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, इसका प्लास्टिड का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। जो पोर्शन होता है वो सब ग्रीन पार्ट, जो भी पत्तियों के अंदर जो प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें मोस्टली ग्रीन पार्ट जो दिखाई देता है वहां पर क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है। और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा देखने में इस तरह का दिखाई देता है। ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये सेल है, प्लांट सेल बनी हुई है। प्लांट सेल के अंदर जो रेड रेड कलर की जो कलर बनी हुई है, ये यहाँ पर लाइकोपिन प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरह का दिखता है। तो इस तरह का यहाँ पर ये प्लेट्स नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये प्लेट नुमा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ये जो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर जो ग्रेना बना होता है वो किसका बना होता है? थैलक्लोइड का बना होता है। उसके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरा, यहाँ पर जो लिक्विड भरा रहता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स भरा रहता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो मोस्टली दो पार्ट होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा, दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। तो दो पार्ट मैंने यहाँ पर इंडिकेट किए हुए हैं। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होता है? ये लिक्विड जो है वो स्ट्रोमा हो गया। और ग्रेना, ग्रेना किसका बना होता है? थैलक्लोइड का बना होता है। और इस थैलक्लोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और इसके कारण ही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसमें वो क्या दो काम मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट वो दो काम करते हैं। एक तो क्या, एनवायरमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेप्ट करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं वो कि जितना भी फूड मटेरियल वो तैयार करते हैं, कहते हैं ना प्लांट अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उनके पास किचन तो होती नहीं, कैसे तैयार करते हैं? पत्तियों में ही तैयार करते हैं। वो पत्तियों के अंदर ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज बनाएंगे, उस ग्लूकोज को वो अपनी एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर लेते हैं और जो बचता है वो हमको देते हैं। जितना भी हम भोजन लेते हैं सब प्लांट से ही लेते हैं, तो वो हमारे लिए फूड मटेरियल का काम तैयार करते हैं। तो वो अगर इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट नहीं हो, क्लोरोफिल नहीं हो, तो फूड मटेरियल तैयार नहीं होगा पत्तियों में। तो इसलिए फूड मटेरियल तैयार करने का काम वो करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम वो करते हैं क्लोरोफिल के कारण ही। इसलिए अब जो है, तो इस तरह से ये प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड के तीन पार्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली कलरलेस पोर्शन होता है, जहां पर भी किसी तरह का कोई कलर नहीं देखने को मिलता है। जैसे कोई फल होता है, खाने वाला जो पोर्शन होता है फल का, वो
कैसा होता है, जब पकता नहीं है तब व्हाइट कलर का हो जाता है, पकने के बाद तो वो थोड़ा सा जो भी कलर होगा वो आ जाएगा। जैसे कोई मान के चलिए पपाया है, तो पपाया का जब पकता नहीं है तो व्हाइट व्हाइट एरिया होता है अंदर का, और जब पक जाएगा तो फिर पीला हो जाता है, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से जब वो पकता नहीं है, कच्चा होता है, या बनाना है, बनाना में तो मोस्टली वो व्हाइट ही एरिया रहता है, पोटैटो है, पोटैटो में व्हाइट एरिया रहता है, तो वो जो है कलरलेस पोर्शन होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। कलर वाला जो पोर्शन होता है फ्लावर में, या जो फल जब पक जाता है तब, या फल का जो बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी जो कवर होता है वो किसका बनाता है, क्रोमोप्लास्ट का बना होता है। और तीसरा जो ग्रीन वाला जो पोर्शन होता है, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन होता है ये केवल और केवल पत्तियों में ही देखने को मिलता है, या न्यू बॉर्न जो जो भी स्टेम होगा, है ना, जब ओल्ड स्टेम हो जाता है तब तो वो दूसरा कलर हो जाता है, लेकिन न्यू कोई स्टेम ग्रो कर रहा है उस समय जब देखने को मिलेगा तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये दो आपके ये ऑर्गेनेल हमने इस वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, और आपको ये पूरा डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से नोट करिए। दूसरी चीज, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।